एवरीवन, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी की बात करेंगे। इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। अब ये वीडियो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और दूसरा, अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकते हैं, कि इनके बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम जगदीप धनखड़ जी की बात करेंगे, रिजाइन कर था, प्रेसिडेंट जी को लेटर भेजा था और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एक्सेप्ट भी कर दिया। इसका मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। ये 14th वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। 2022 से लेकर 2025 तक इनका टर्म रहा। इससे पहले ये गवर्नर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के 2019 से 22 तक, फिर रिजाइन करा था, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने थे। इनसे पहले कौन थे वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के? वेंकैया नायडू थे। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी नए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पता नहीं है। ये रेजिग्नेशन लेटर था जो उन्होंने आगे फॉरवर्ड करा था। अगर इससे पहले अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जी की बात करेंगे, इन्होंने भी रिजाइन कर रहा है, इनसे पहले कौन से वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के ऐसे थे जिन्होंने अपनी मिड टर्म में रिजाइन करा था? ये टर्म कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया, जैसे कि इन्होंने करा है। वो कौन थे? अगर एग्जाम में ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एक नाम होगा वीवी गिरी जी का। वीवी गिरी जी की बात करेंगे, ये 1967 से 69 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे। और क्यों इन्होंने रिज़ाइन दिया था? जैसे इनकी बात करेंगे, हेल्थ इश्यूज को बताते हुए उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। वीवी गिरी जी की बात करेंगे, इनका रीज़न सिंपल सा था। इनको प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हो रहे थे, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना था, इसीलिए इन्होंने रिज़ाइन करा था। क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि उस टाइम प्रेसिडेंट, उनकी डेथ हो चुकी थी, नए कैंडिडेट को सामने लाना था, और वो इलेक्शन लड़ने के लिए वीवी गिरी जी ने वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन करा था। और फिर बाद में वो 4th प्रेसिडेंट इंडिया के बन भी चुके थे 1969 में। इसी के साथ साथ आर वेंकटरमन जी की बात करेंगे, ये भी वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। इन्होंने भी रिज़ाइन करा था। क्यों रिज़ाइन करा था? 1984 की अगर मैं बात करूंगा, उस टाइम पीरियड पर ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। 1987 में इन्हें 8th प्रेसिडेंट इंडिया का इलेक्ट करा जाता है। क्योंकि अब ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट की ओथ लेने से पहले पहले इन्होंने भी जो है वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से रिज़ाइन करा था। इसका मतलब ये भी अपनी वाइस प्रेसिडेंट की टर्म को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन प्रेसिडेंट की टर्म को कंप्लीट करा। तो इससे पहले दो वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिजाइन करा, एक वीवी गिरी जी थे और एक आर वेंकटरमन थे। बट ये दोनों क्यों? क्योंकि दोनों प्रेसिडेंट बन चुके थे। आगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे आर्टिकल्स पूछ लेगा वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स, वो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक आपको देखने को मिलेंगे। 63 इंपॉर्टेंट है, जो बताते हैं कि हमारे इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होंगे। 64 बताते हैं कि जो भी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, लोकसभा राज्यसभा आपको पता है, राज्यसभा के चेयरमैन भी हुआ करेंगे। जो कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट, वही राज्यसभा के चेयरमैन। आर्टिकल 65 बता रहा है वाइस प्रेसिडेंट जो है, अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगी एब्सेंस में, ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे। या प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं, रिमूव या डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, उनकी एब्सेंस में कौन प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। तो 63, 64, 65 सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। प्रेसिडेंट एब्सेंस होंगे तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह रोल करेंगे। अब 66 आता है कि इनका इलेक्शन कैसे होगा। वो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है आर्टिकल 66 में बताया गया। 67 में टर्म बताया गया 5 साल की रहेगी। 68 में बताया गया कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट, जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन खाली हो चुकी है, आता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाइस प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल आपको देखने को मिले थे। अब हम चलते हैं इलेक्शन की तरफ। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है? देखो, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है। जैसे हम सभी नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन, प्रधानमंत्री को चुनना है, अपने एमएलएज को चुनना है, तो हम डायरेक्टली वोटिंग वहाँ पर करते हैं। लेकिन इनके इलेक्शन में हम वोटिंग नहीं कर पाते। इनके इलेक्शन में जो वोटिंग करता है उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन है? इसमें मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। कौन से मेंबर आपको देखने को मिलेंगे? पार्लियामेंट में लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। मतलब लोकसभा के मेंबर्स इनको वोट करेंगे, इनकी वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। राज्यसभा के जो मेंबर्स होंगे वो भी इनकी वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब मेंबर्स तो इलेक्टेड भी होते हैं और नॉमिनेटेड भी होते हैं। इनके इलेक्शंस में दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। मतलब लोकसभा राज्यसभा के सभी मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। इसी को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेंगे। इसमें स्टेट के लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में होता है ना, बट इनके इलेक्शंस में स्टेट के लेजिस्लेचर का कोई रोल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। सिर्फ पार्लियामेंट का रोल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारे जनरल नॉर्मली क्या होता है कि 70 सीट्स हैं जो जिस पर हम वोटिंग करते हैं। 70 सीट्स हैं, आधे का तो 35 या 36 जिसने जीत
सीट्स ले गया वो मेजोरिटी लेकर आएगा, उसकी पार्टी बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोटा फार्मूला चलता है। कोटा फार्मूला का ये आपके सामने स्क्रीन देखने को मिल रहा है। टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन नंबर ऑफ सीट्स बी फिर +1 ऐसे करके मान की जो 780 MP वोट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोटा फार्मूला कैसे होगा, वैलिड वोट कितने हुए डिवाइडेड बाय 1+1, क्योंकि एक ही को हमने चुनना होता है ना, इसलिए डिवाइड बाय 2 आ जाता है और +1 करना पड़ता है। तो 780 का जो कोटा बन जाता है वो 391 का बन जाता है। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए 5 भी कैंडिडेट खड़े हो गए इस पोस्ट के लिए, तो 391 या 391 से ज़्यादा जो सीट्स लेकर आ जाएगा वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये कोटा एक डिसाइड किया जाता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिलहाल समझिएगा जो कोटा नंबर क्रॉस कर लेगा वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है यहाँ पर हमारे पास वोटिंग सिस्टम जो यहाँ पर चलता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है, एक तो वोटिंग सीक्रेट बैलेट से होती है, आपको आराम से किसी को भी पता नहीं चलेगा। सीक्रेट बैलेट मतलब किसी को नहीं पता कि आपने किसको वोट वगैरह दिया है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होता है वोटर्स की जो वोटर्स जो है ना कैंडिडेट्स को रैंकिंग करते हैं 1 2 3 बेसिस पे। फॉर एग्जांपल मान के चलो एक कैंडिडेट का नाम ए है, ए का बी है, ए का सी है। वो 3 कैंडिडेट हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो है वो खड़े हुए हैं सामने, ठीक है। मान के चलो आप एक MP हो, आप वोट देने जा रहे हो। ये ए वाले, ये बी, ये सी, ये 3 अलग अलग नाम आपको बता रहा हूँ। आपको लगता है कि मुझे लगता है कि जो बी वाले कैंडिडेट हैं वो सही वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, आप इनको नंबर 1 दे दोगे, इनकी रैंकिंग 1 कर दोगे। फिर आपको लगता है कि सेकंड नंबर पे ये आने चाहिए, थर्ड नंबर पे ये आने चाहिए। वोटिंग सबको दोगे बट रैंक दोगे, पहली प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या, थर्ड प्रेफरेंस क्या है। जितने भी कैंडिडेट होंगे सबको प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दोगे। इस तरह से सभी MP जो है वो इस तरह से प्रेफरेंस वगैरह देंगे। अब इनकेस मान के चलो जब फाइनली कैलकुलेट करा गया तो देखा गया जो ए हमारे पास था, इनका जो नंबर आया वोटिंग का वो कोटा नंबर से ज़्यादा आ गया। कोटा नंबर जो भी होगा, फॉर एग्जांपल 70 आया कोटा नंबर, ठीक है। तो अगर ए ने 71 वोट ले ली तो इसका मतलब ए यहाँ पर विनर हो चुका है। इन केस ऐसा हुआ कि 3 कैंडिडेट ए बी सी जो कोटा नंबर 70 था इसको कोई भी टच नहीं कर पाया। ए के वोट आगे मान के चलो जो ए कैंडिडेट था इसको वोट मिल गए, मान के चलो ए कैंडिडेट को मिल गए 30 वोट। बी को मान के चलो 70 कोटा नंबर है, ठीक है। बी को मान के चलो बी को मिल गए बी को मिल गए मान के चलो 25 वोट, और इनको मिले सी को 30 20 50 55 हो गए, तो इनको मिले 15 वोट, ठीक है। अब इस तरह से हो गया। जब आपने इस तरह से देखा तो आपने कहा जो मेजो सबसे कम जिसको वोट मिले इनको हटा दो। अब इनको हटा दिया, अब ये 2 ही कैंडिडेट बच गए। इनकी वोट्स को जो है वो इन दोनों में ट्रांसफ़र कर देना है। इन दोनों में कैसे ट्रांसफ़र करना है, अब आप सी की जो 15 वोट थी ना, अब देखोगे सी ने जब वोटिंग करी है, इन्होंने पहली प्रेफरेंस किसको दी, सेकंड प्रेफरेंस किसको दी, इन दोनों में से। समझ गए हो, इन दोनों में से पहले प्रेफरेंस कौन सी थी, इसके अकॉर्डिंग जो है वोट बांटी जाती है। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक एक सिंगल को कोटा नंबर से क्रॉस ज़्यादा नंबर वोटिंग वगैरह ना मिल जाए। इस तरह से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। बाकी वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, कम से कम 35 ईयर की एज होनी चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, कोई और बिजनेस वगैरह आपका नहीं होना चाहिए, 5 साल की टर्म रहती है, शपथ आपको प्रेसिडेंट दिलाते हैं। बाकी आपको मैंने बता दिया। और इन्होंने जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन करा है वो बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट करके तो रिज़ाइन करा है। बाकी रिमूवल का प्रोसेस भी होता है इम्पीचमेंट का। अब यहाँ पर बात करेंगे जैसे जगदीप धनखड़ जी की बात करेंगे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एक तरीके से, क्योंकि 6-7 नाम सामने आ रहे हैं। जैसे हरिवंश नारायण सिंह जी की बात करेंगे, रामनाथ ठाकुर जी की बात करेंगे, मोहम्मद आरिफ खान, मुख्तार अब्बास नकवी, नीतीश कुमार, JP नड्डा, नीतीश गडकरी। ये मैक्सिमम सोर्सेज जो हैं वो कोई ना कोई करके तो कोई ये नाम सजेस्ट कर रहा है, कोई ये नाम सजेस्ट कर रहा है, लेकिन ये 7 नाम सामने रहे एनडीए की तरफ से। अब इनमें से कौन विनर बनता है, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनता है, या अलग कोई नाम आएगा वो टाइम भी बताएगा। बट इंपॉर्टेंट है जो आपसे मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।